आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वन शॉट वीडियो सीरीज। और आज हम लोग एक नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विच इज इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वन मार्कर, एमसीक्यू इस चैप्टर में से देखने मिल सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मंडला फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज का अपना सेशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझते हैं कि इंडिया में लिबरलाइजेशन कब आया था। देखिए, इंडिया में लिबरलाइजेशन आया था 1991 में। अब आप एक चीज समझो, इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में और 1950 में इंडिया में एक बॉडी को बनाया गया था जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को यह पढ़ना है कि इंडिया की इकोनॉमी का क्या फीचर था 1950 से लेके 1991 के बीच में। लिबरलाइजेशन आया था 1991 में, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया 1950 में। तो हम लोग को क्या पढ़ना है 1950 से लेके 1991 के बीच में, ये जो लगभग 41 ईयर्स का जो पीरियड है, इस पीरियड में इंडिया के इकोनॉमी का क्या फीचर्स था। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट बनता है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर क्या होता है सर? पब्लिक सेक्टर हम लोग उस सेक्टर को बोलते हैं विच इज ओन्ड, कंट्रोल, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच इज ओन, कंट्रोल, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। तो ठीक है, मतलब सरकार जिसको चला रहे। अब इंडियन इकोनॉमी में रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, इंडियन इकोनॉमी में डिपेंडेंसी था पब्लिक सेक्टर का। तो अब क्वेश्चन उठता है सर इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर है? तो देखिए, दो सेक्टर है, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। अब हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया। पब्लिक सेक्टर ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया। सर किस चीज में? सर पब्लिक सेक्टर ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक इंडस्ट्रीज में और हैवी इंडस्ट्रीज में। सबसे पहला सर पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक इंडस्ट्रीज में और हैवी इंडस्ट्रीज में। अब क्वेश्चन आता है सर प्राइवेट सेक्टर पीछे क्यों रह गया? देखिए, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो मींस यानी कि रिसोर्सेज ही नहीं था, और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज था उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने का इंसेंटिव नहीं था। सर इंसेंटिव क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय इंडिया का मार्केट साइज बहुत छोटा था। इंडिया का मार्केट साइज छोटा होने के कारण प्राइवेट सेक्टर उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है जहां पर मार्केट साइज बढ़ाओ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज थे, इन सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, इनमें प्रॉफिट आने में बहुत समय लगता है और इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा पीछे हट रहा था। तो इंडिया में गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अगर इंडिया को हम लोग को डेवलप करना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में वेलफेयर आए, ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, तो पब्लिक सेक्टर को हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक इंडस्ट्रीज में और हेवी इंडस्ट्रीज में। पढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला बोला है पब्लिक सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर हैवी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर मेजर रोल प्ले करेगा इंडिया के डेवलपमेंट में। तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया सर? पब्लिक सेक्टर ने मैसिव स्केल में इन्वेस्टमेंट किया, मैसिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सर कहां कहां पर? इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर प्राइवेट सेक्टर पीछे क्यों रह गया? क्योंकि सर जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास पहला बात रिसोर्स नहीं था, और जिनके पास रिसोर्स था डिड नॉट हैड द डिजायर, इंसेंटिव नहीं था कि वो लोग लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करें बिकॉज ऑफ द लिमिटेड मार्केट साइज एंड बिकॉज ऑफ हेवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्या मेरा बात समझ में है? तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी का क्या फीचर था लिबरलाइजेशन के पहले, तो आपका क्लियर आंसर होगा सर हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उसने मैसिव लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया। सर कहां पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, पहला कीवर्ड सर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर तीसरा बेसिक इंडस्ट्रीज में, चौथा हैवी इंडस्ट्रीज में। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। और एक बात जरूर से ऐड करना, सर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? सर प्राइवेट सेक्टर के पास पहला बात रिसोर्स नहीं था, और उनके पास डिजायर, यानी कि आप डिजायर की जगह लिख सकते हैं कि उनके पास इंसेंटिव नहीं था। दे डिड नॉट हैव द इंसेंटिव कि वो लोग लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक करें। हम लोग पढ़ते अपने सेकंड पॉइंट पे रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए हुआ क्या, इंडिया में
प्राइवेट सेक्टर को ऐसा बात नहीं कि काम करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया। सर क्यों रेगुलेट किया? गवर्नमेंट को पता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को खुला छूट दे दिया जाए, फुल लिबर्टी दे दिया जाए, तो वो लोग सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देंगे, वेलफेयर को इग्नोर कर देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के कारण वेलफेयर खराब नहीं हो, वेलफेयर एनकरेज हो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को रेगुलेट किया। अब सर रेगुलेट कैसे किया? रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लाइसेंसेस इंपोज कर दिया। सर गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल लगा दिया, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल लगा दिया, और गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज के यूज पर कंट्रोल लगा दिया। समझते हैं? देखिए, सबसे पहला गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को रेगुलेट किया। सर प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया। क्यों? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है सर, कैसे किया? सबसे पहला सर लाइसेंस सिस्टम लगा दिया, लाइसेंस सिस्टम लगा दिया। अब सर लाइसेंस सिस्टम क्या है? बोला कि आप कोई भी नया इंडस्ट्री बनाओगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई पुराने इंडस्ट्री को शिफ्ट करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी नई इंडस्ट्री को स्टैब्लिश और सेटअप नहीं कर सकते हो। सर दूसरा क्या बोला? सर प्राइस कंट्रोल लगा दिया, हर चीजों के प्राइस को रेगुलेट कर दिया, इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल लगा दिया, और फॉरेन एक्सचेंज के यूज पर भी कंट्रोल इंपोज कर दिया। क्या मेरा बात क्लियर है? सर गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को रेगुलेट किया। सर क्वेश्चन आता है क्यों रेगुलेट किया? सबसे पहला सर सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए। सर कैसे कैसे रेगुलेट किया? तो पहला गवर्नमेंट ने लाइसेंस इंपोज कर दिया। सर दूसरा गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल लगा दिया। तीसरा सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल लगा दिया। चौथा फॉरेन एक्सचेंज के यूज पर कंट्रोल लगा दिया। क्लियर? सर थर्ड पॉइंट पर बनते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री। पहले आप समझना सर हेवी और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप के इंडस्ट्री आते हैं, और इस दोनों पॉइंट में लगभग एक ही चीज सिमिलैरिटी है। हेवी और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री को दोनों को गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी में रखा है। समझते हैं हेवी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है? सर हेवी इंडस्ट्रीज में आता है आयरन, स्टील, केमिकल, मशीन बिल्डिंग एटसेट्रा। और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हो गया जैसे आपका पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब। दोनों इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को गवर्नमेंट ने हाई प्रायोरिटी में रखा है, हाई प्रायोरिटी में रखा है, हेवी को भी स्ट्रैटेजिक को भी। सर हेवी में क्या क्या आ गया? सर हेवी में आ गया आपका आयरन, स्टील, केमिकल एटसेट्रा, और स्ट्रैटेजिक में आ गया आपका पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स। तो दोनों इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने हाई प्रायोरिटी में रखा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। सर पहला बात है गवर्नमेंट स्मॉल स्केल को इतना प्रमोट और एनकरेज क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो करे? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा आउटपुट निकलते हैं। लेकिन कुछ बेहतरीन एडवांटेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। सबसे पहला फायदा ये लोग सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सर दूसरा बड़ा फायदा है ये लोग रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करते हैं, और एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करते हैं। सर वापस एक बार, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एनकरेजमेंट दिखाया। सर क्यों दिखाया? 3 पॉइंट। सबसे पहला सर दे हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा दे हेल्प टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, थर्ड दे हेल्प टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, एंड फोर्थ वो लोग एक्सपोर्ट प्रमोट करने में भी हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया स्मॉल स्केल को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबसे पहला गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल के लिए। मतलब कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया जिसमें लार्ज स्केल ऑपरेट नहीं कर सकता है, केवल स्मॉल स्केल ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि उनको कंपटीशन से अलग किया जा सके, ताकि स्मॉल स्केल को कंपटीशन फील ही ना हो। और दूसरा गवर्नमेंट ने बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया ताकि स्मॉल स्केल के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया? कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया एक्सक्लूसिवली केवल स्मॉल स्केल के लिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। इंडिया में गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। सर इनवर्ड लुकिंग क्या बोलते हैं? सर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में गवर्नमेंट ने बोला हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। मतलब
जो चीज अभी तक हम लोग इंडिया में इंपोर्ट करते आ रहे हैं, वट एवर वी आर इंपोर्टिंग इन इंडिया, उसको आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चालू करो, उसको आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चालू करो। सर क्यों? ताकि इंडिया में ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। अब सर गवर्नमेंट ने ऐसा कैसे किया? हाउ डिड गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट पर ड्यूटी बहुत बढ़ा दिया, इंपोर्ट पर टैक्सेस को बढ़ा दिया और इंपोर्ट पे कोटा को फिक्स कर दिया। क्या बोला? देखो, गवर्नमेंट ने बोला कि जो चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आप इंडिया में बनाओ। ठीक है सर, हम लोग उसको इंडिया में बनाएंगे, लेकिन फॉरेन से इंपोर्ट भी तो होगा ना वो चीज। गवर्नमेंट बोला आप जूता इंडिया में बनाओ, शूज बनाओ इंडिया में, तो शूज फॉरेन से भी तो इंपोर्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो जूता बनाने का ट्राई कर रहे हैं, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इंपोर्ट पर ड्यूटी को बढ़ा देंगे और इंपोर्ट पर कोटा फिक्स कर देंगे, ताकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का मार्केट फ्लरिश हो पाएगा। समझा मेरा बात? देखो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अडॉप्टेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उसको इंडिया में बनाना चालू कर दो। रिप्लेसिंग क्या बोला गवर्नमेंट? कि आप रिप्लेस करो। सर किसको रिप्लेस करो? जो चीज अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते आ रहे हैं उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस करो। इससे होगा क्या? हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन कंपटीशन से। सर कैसे? ड्यूटी लगा देंगे और इंपोर्ट कोटा फिक्स कर देंगे। क्लियर? सर नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। देखिए, गवर्नमेंट बोला कि अगर फॉरेन से पैसा आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई प्लांट, मशीन, फैक्ट्री, बिजनेस सेटअप करता है, उसको हम लोग साधारण भाषा में एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एफडीआई पर भी रोक लगा दिया। कुछ एरियाज में गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया कि भैया अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो इंडिया में आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकते हो, और बाकी जिन एरियाज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पर भी गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दिया कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 25% होगा, बाकी इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉरेन का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 49% होगा, बाकी इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि इंडिया में किसी भी फॉरेन कंपनी का मोनोपोली या कंट्रोल नहीं बन जाए किसी सेक्टर में। क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने सबसे पहले कानून पास किया, फेरा। फेरा का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और उस एक्ट में क्या क्या चेंजेस किया? गवर्नमेंट ने एफडीआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बंद नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन लगाया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया? सबसे पहले एरिया को सेटअप कर दिया, कुछ एरियाज को क्लियर कर दिया कि भाई यहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है, यहां इस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, मान लीजिए इंश्योरेंस। और अमाउंट फिक्स कर दिया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस अमाउंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हो सकते, थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक बार पूरा रिकॉल करते हम लोग क्या पढ़े, समझिएगा प्लीज ध्यान से। सबसे पहला हम लोग फीचर पढ़े हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। सर किस चीज में? सर इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक इंडस्ट्रीज में, हैवी इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो मींस है ना तो इंसेंटिव है। प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो मींस है ना तो इंसेंटिव है। प्राइवेट को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया बट उनके ग्रोथ को रेगुलेट कर दिया। सर क्यों रेगुलेट किया? सोशल वेलफेयर लाने के लिए। सर कैसे रेगुलेट किया? लाइसेंस लगा दिया, प्राइस कंट्रोल लगा दिया, इन्वेस्टमेंट पर रेगुलेशन लगा दिया, और फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, येन, यॉन, फॉरेन करेंसी यूज करने पर भी लिमिट लगा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि जितना भी हेवी और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है उनको हम लोग हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। सर हेवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हो गया? आयरन हो गया, स्टील हो गया, केमिकल हो गया, एक्सेट्रा। और जितना भी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग गुड्स हो गया या मान लीजिए इलेक्ट्रिक पावर हो गया, उनको भी हाई प्रायोरिटी में रखा। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल को हम लोग जम के डेवलप करेंगे। सर स्मॉल स्केल को क्यों डेवलप करेंगे? क्योंकि स्मॉल स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है, रीजनल डिसपैरिटी को कम करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। सर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे स्मॉल स्केल को? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्मॉल स्केल के लिए कुछ इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली रिजर्व रख देंगे और बहुत सारा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीज अभी तक हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते आ रहे थे उसको आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चालू करो। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट पर ड्यूटी और कोटा दोनों को बढ़ा दिया। एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट किया,
एरिया स्पेसिफाई कर दिया, अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया, एक एक्ट पास किया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्लियर? अगर आप यहां तक बना हुए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, तो एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाओ, ताकि हमें पूरे सीरीज को कंटिन्यू कर सके। एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया टेक्नोलॉजिकल मेजर, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उठाया टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज किया एग्रीकल्चर में। अब सर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? सर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी हो सकता है HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, यही हो गया एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इरिगेशन फैसिलिटी एक्सटेंड किया, HYV सीड्स को एनकरेज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए ताकि एग्रीकल्चर के सप्लाई को बढ़ाया जा सके। सर एग्रीकल्चर का सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाएगा? टेक्निकल मेजर्स के थ्रू। तो सर सबसे पहला टेक्निकल मेजर्स क्या लिया गया? इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सटेंड किया गया, फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटी, ताकि उसको मॉनसून पे और रेनफॉल पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सटेंड किया। दूसरा HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर के अवेबिलिटी को बढ़ाया। और चौथा पेस्टिसाइड्स की अवेबिलिटी को बढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया? एग्रीकल्चर को जड़ से मजबूत करने के लिए क्या किया? देखो, गवर्नमेंट ने समझा कि इंडिया में फार्मर को बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को लेके प्रॉब्लम है। सर सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? वो जिस मार्केट में जाकर अपने सामान को बेच रहे हैं, वो मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरी है जो फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कम पैसा देके, मार्केट चार्जेस लेके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट सेटअप कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट सेटअप कर दिया ताकि फार्मर को मिडिलमैन के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। दूसरा, गवर्नमेंट देखा कि फार्मर को क्रेडिट का प्रॉब्लम है, पैसा वैसा का बहुत प्रॉब्लम है। फार्मर बेचारा मनी लेंडर से एक्सप्लॉइट होता है, जो मनी लेंडर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, उनसे एक्सप्लॉइट होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बॉडी बनाया जिसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बैंक को बनाया। अब सर नाबार्ड कौन है? नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है, मेन बॉडी है, जो सारे रूरल क्रेडिट को, जितना भी गांव में क्रेडिट दिया जाता है, उन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, ताकि फार्मर को मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। तीसरा, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग को एनकरेज किया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? हम प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में डिटेल में पढ़ाया था, एक बार आप उसको देख लेना। चौथा, गवर्नमेंट ने स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज को भी बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट देखा कि इंडिया में बेचारा फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण उसका अनाज सड़ जाता है, वो अपने ग्रेन्स को ल्यूक्रेटिव प्राइस पर बेच नहीं पाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने स्टोरेज एंड वेयरहाउस फैसिलिटी बनाया ताकि बफर स्टॉक मेंटेन किया जा सके फूड ग्रेन्स का, और एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी मिल सके फार्मर को, ताकि इंडिया में ग्रेन्स का, धान का, अनाज का कभी कमी नहीं हो सके। वापस एक बार, सर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला गवर्नमेंट ने क्या किया? सर सबसे पहला गवर्नमेंट ने बनाया रेगुलेटेड मार्केट, ताकि फार्मर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। क्रेडिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड को सेटअप किया। सर नाबार्ड कौन है? नाबार्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रूरल क्रेडिट को रेगुलेट करता है। सर तीसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया? सर गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग एनकरेज किया। चौथा, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, ताकि बफर स्टॉक मेंटेन कर सके और फार्मर को भी स्टोरेज का फैसिलिटी मिल सके। सर नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म। प्री इंडिपेंडेंस 1991 के पहले से इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके बहुत प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट बोला कि हमको बहुत सारा रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहला गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम लोग इंटरमीडियरी को अबॉलिश करेंगे, जितने भी बीच में इंटरमीडियरी है उनको अबॉलिश करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट देखा कि इंडिया में फार्मर जो लैंड रेंट पे लेता है, वो लैंड पे जो रेंट पे लेता है वो किराए पे, क्योंकि फार्मर के पास तो पैसा नहीं अपना जमीन खरीदने के लिए, तो लैंडलॉर्ड से लैंड को रेंट पे लेता है। अब जब वो रेंट पे ले रहे तो उसको ये फिक्स नहीं होता है कि कितने समय तक ये जमीन मेरे पास रहेगा, तो वो खुल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे और उससे रेंट अनाप शनाप लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोला? हम टेनेंसी को रेगुलेट करेंगे। आपको एक मिनिमम पीरियड के लिए, कितना, जितना पीरियड के लिए आपको लैंड रेंट पे मिल रहा है वो पीरियड आपको पहले से बताना पड़ेगा। फिक्सेशन ऑफ रेंट, रेंट को फिक्स कर दिया। सिक्योरिटी ऑफ
टेनेंसी की कभी भी मुंह उठा के आपको नहीं बोला जाएगा कि भाई आप लैंड को वेकेट करो, ऐसा नहीं होगा। लैंड सीलिंग के ऊपर लिमिट लगा दिया गवर्नमेंट ने, लैंड सीलिंग एक्ट पास किया कि एक इंसान के पास एक एरिया से ज्यादा लैंड नहीं हो सकते। अगर उससे ज्यादा लैंड आपके पास हुआ तो गवर्नमेंट वो आपसे ले लेगा और गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और चौथा, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कि अगर एक फार्मर के पास छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह जमीन है तो खेती करना, फार्मिंग करना उसके लिए बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता है, महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोला कि हम आपके सारे छोटे छोटे टुकड़ों जमीन को लेके आपको एक जगह पे बड़ा जमीन दे देगा। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग इंटरमीडियरी को अबॉलिश करेंगे। दूसरा, रेंट सर फिक्सेशन ऑफ रेंट करेंगे। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी, कि आपको लैंड एक पर्टिकुलर ईयर टाइम पीरियड के लिए मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या फिर सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी। उसके बाद गवर्नमेंट ने फोर्थ स्टेप में बोला लैंड सीलिंग के ऊपर हम लिमिट लगा देंगे, लैंड सीलिंग पर लिमिट लगा देंगे, कि लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लगा देंगे, लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लगा देंगे। और पांचवा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट कर देंगे। आपके पास अगर टुकड़ों में जमीन है तो उसको लेके एक जगह पर आपको बड़ा जमीन दे देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर गवर्नमेंट ने एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप कर दिया। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक लेजिस्लेटिव प्राइस है जो गवर्नमेंट अनाउंस करता है। जिस प्राइस के नीचे ग्रेन्स का प्राइस नहीं जा सकता, अनाज का प्राइस उसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्राइस गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया। इट इज मिनिमम प्राइसेस आर फिक्स्ड ताकि टू एंश्योर दैट द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज डू नॉट फॉल बिलो दिस प्राइस। एक प्राइस फिक्स कर दिया जिसके नीचे एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस नहीं जा सकते। और गवर्नमेंट बोला कि गवर्नमेंट इस प्राइस पर आपसे फूड ग्रेन्स परचेस करेगा। फिर गवर्नमेंट ने और एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब क्या हो गया, प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर गवर्नमेंट फार्मर से ग्रेन्स खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, ताकि उन ग्रेन्स को पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग आम भाषा में राशन शॉप्स बोलते हैं, उनमें स्टोर करेगा, ताकि जो लोग को राशन का रिक्वायरमेंट है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनको कम रेट में राशन मिल सके। और गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करेगा ताकि इंडिया में कभी भी अनाज का कमी नहीं हो सके। और प्रोक्योरमेंट प्राइस जनरली मिनिमम प्राइस से ज्यादा होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जनरली मिनिमम प्राइस से ज्यादा होता है। वापस एक बार, गवर्नमेंट ने क्या किया, सर गवर्नमेंट ने सेटअप किया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो विच द प्राइस ऑफ गुड्स कैन नॉट गो, जिसके नीचे प्राइस नहीं जा सकते। दीज आर द मिनिमम प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो विच द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी डू नॉट फॉल, जिसके नीचे प्राइस नहीं जा सकते। फिर गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, प्रोक्योरमेंट प्राइस। सर प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या हो गया, प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर गवर्नमेंट फार्मर से ग्रेन्स को परचेस करेगा, ताकि उन ग्रेन्स को गवर्नमेंट मेंटेन करेगा कहां पर, पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड फॉर बिल्डिंग बफर स्टॉक। और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो जनरली आपके मिनिमम प्राइस से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर गवर्नमेंट ने बोला कि हम फार्मर को इनपुट पर सब्सिडी देंगे। फार्मर को गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल मेजर्स निकाला, बोला हम आपको HYV सीड्स देगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर देगा, आपको पेस्टिसाइड देगा, बट इससे बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम आपको सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट क्या बोला कि गवर्नमेंट आपको इनपुट पे, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, पावर पे, इन सब को हम आपको देगा सब्सिडाइज रेट पे। इसका मतलब क्या हो गया, फार्मर को अब इनपुट मिलेगा मार्केट प्राइस से कम में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फार्मर जो आज तक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करके अपना फार्मिंग कर रहे हैं, वो मॉडर्न तरीके में शिफ्ट करे। फार्मर मॉडर्न तरीके में शिफ्ट क्यों नहीं करना चाह रहा, उसको डर लग रहा है कि सर एक तो हम अगर इरिगेशन में, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड में शिफ्ट हुए और नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम आपको जितना भी इनपुट है, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पावर हो गया, ये हम आपको देगा सब्सिडाइज रेट पे। मतलब फार्मर को अब इनपुट मार्केट से कम रेट पे मिलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्मर को मोटिवेट करना कि वो स्विच कर सके ओल्ड तरीके से मॉडर्न तरीके में, मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन में वो शिफ्ट कर सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो हम लोग अभी पढ़े ना, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन,
द मेन सिस्टम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीडीएस गवर्नमेंट ने बनाया ताकि पुअर पीपल को चीप रेट में, सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स मिल सके। पीडीएस का मेन सिस्टम क्या है या मेन पर्पस क्या है? फार्मर्स, गरीब लोगों को, पुअर पीपल को चीप रेट में, सब्सिडाइज रेट में फूड मिल सके। इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट द फूड सब्सिडी हैज बीन प्रोवाइडेड एट अ लो प्राइस टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे देगा तो पुअर पीपल को ग्रेन्स सस्ते रेट पे मिलेगा। क्या मेरा बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप इंश्योरेंस। अब देखिए, गवर्नमेंट बोला कि हम फार्मर को सब्सिडी दे देगा, पावर में, इरिगेशन में सब्सिडी दे देगा, फार्मर मॉडर्न तरीके में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी फार्मिंग, एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, बहुत रिस्क है उसमें। तो रिस्क के कारण क्या होता है? फार्मर खुल के बिजनेस नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट क्या बोला? हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम निकालते हैं। सर क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है? सर क्रॉप इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो नेचुरल कैलामिटी और नेचुरल फायर से होने वाले लॉसेस के अगेंस्ट में फार्मर को प्रोटेक्शन देता है। इट्स अ पॉलिसी, इट्स एन इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ लॉसेस फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी एंड नेचुरल फायर। अब फार्मर बोला सर इंश्योरेंस हम लोग तो ले लेंगे, लेकिन उसका प्रीमियम कौन भरेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है कि कोई टेंशन का बात नहीं है, यहां पर जो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा वो फार्मर को बहुत लो प्रीमियम देना पड़ेगा। सपोज मान लो इंश्योरेंस का प्रीमियम निकल कर आता है 5,000 रुपया, तो फार्मर को बहुत लो, मान लो आपको खाली 1,000 रुपया बियर करना है और बाकी जो 4,000 होगा वो फार्मर के बिहाफ में गवर्नमेंट पे करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों फार्मर के बिहाफ में इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे। तो ये कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला गवर्नमेंट क्या बोला कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लेकर आएंगे, फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटी देंगे, अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, एटसेट्रा। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम लोग रेगुलेटेड मार्केट्स बनाएंगे। गवर्नमेंट ने नाबार्ड सेट किया, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी दिया, ठीक है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म, जहां पर गवर्नमेंट बोला कि हम लोग इंटरमीडियरी को अबॉलिश करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी होगा, फिक्सेशन ऑफ रेंट होगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लगा देंगे और लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ने बोला एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस। एमएसपी मतलब मिनिमम प्राइस, जिसके नीचे ग्रेन्स का प्राइस जा नहीं सकते, तो फार्मर को मिनिमम एक प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। और प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से ग्रेन्स खरीदेगा बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, इनपुट सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या बोला कि हम फार्मर को सब्सिडी देगा। सर किस चीज में सब्सिडी देगा? इरिगेशन में, फर्टिलाइजर में, पावर में सब्सिडी देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फार्मर आउटडेटेड तरीके से मॉडर्न तरीके में शिफ्ट हो सके। फूड सिक्योरिटी सिस्टम, पीडीएस गवर्नमेंट ने बनाया ताकि पुअर पीपल को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिल सके। और लास्ट गवर्नमेंट ने बोला हम क्रॉप इंश्योरेंस का स्कीम निकालेंगे ताकि फार्मर को लॉसेस से प्रोटेक्शन मिल सके, जो लॉसेस होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल फायर। अब इसका प्रीमियम फार्मर के लिए बहुत महंगा हो जाता, तो गवर्नमेंट बोला कि कुछ प्रीमियम आप पे करो, कुछ प्रीमियम हम पे करेंगे, और जो फार्मर को प्रीमियम पे करना है वो बहुत लो शेयर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। समझिएगा, देखो क्या बोलते हैं। ये सब कुछ जो गवर्नमेंट ने किया, इससे हुआ क्या? सर सबसे पहला, इससे एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुआ। अ लार्ज इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन हैड लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब फूड क्रॉप से ज्यादा एग्रीकल्चर हो गया कमर्शियलाइज। फार्मर्स को क्योंकि गवर्नमेंट से हेल्प मिला, इंश्योरेंस का सपोर्ट मिला, तो फार्मर लोग अब क्या बनाने लग गए? नॉन फूड क्रॉप्स। एक होता है फूड क्रॉप्स, व्हीट, राइस एटसेट्रा। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब फार्मर जूट उगाने लग गया, फार्मर कॉटन उगाने लग गया। इससे क्या हो गया? इससे एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया। क्योंकि नॉन फूड, क्योंकि देखो फूड क्रॉप्स जो होता है ना, गेहूं और अनाज फार्मर उगाता है खुद के लिए भी, लेकिन जूट कॉटन को वो एक्सक्लूसिवली उगाता है केवल मार्केट में बेचने के लिए। तो जो कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया उससे फायदा क्या हुआ? एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया, जिसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर ये क्यों हुआ? सर इसमें हुआ क्या? नॉन फूड क्रॉप्स, जितना भी नॉन फूड क्रॉप्स है उनका आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ा। नॉन फूड क्रॉप्स का आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। सर एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, लैंड सीलिंग हुआ, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुआ, इससे नॉन फूड क्रॉप्स का आउटपुट बढ़ा
क्योंकि नॉन फूड क्रॉप्स को फार्मर उगाते हैं एक्सक्लूसिवली मार्केट में बेचने के लिए। फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया। अब फार्मर एग्रीकल्चर को केवल सब्सिस्टेंस मतलब होता है पहले फार्मर उगाता था खाली खुद के खाने के लिए, लेकिन अब फार्मर एग्रीकल्चर को सर्वाइवल की तरह नहीं, लेकिन अब फार्मर एग्रीकल्चर को कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखता है, प्रॉफिट कमाने के लिए देखता है। पहले फार्मर एग्रीकल्चर को केवल 2 टाइम खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए देखता था, लेकिन आज इंडिया में फार्मर एग्रीकल्चर को कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखते हैं। उसके बाद सर क्या हुआ, सर HYV सीड्स जो गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, HYV सीड्स के कारण कमर्शियल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड बाय द फार्मर। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स बढ़ा, इससे लैंड का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा और कंट्री का आउटपुट भी बढ़ा। गवर्नमेंट ने HYV सीड्स के ऊपर सब्सिडी दे दिया था, तो फार्मर जम के HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ यूज कर रहे हैं। सर इससे क्या हुआ, इससे लैंड का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा। और लास्ट, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। अब इंडिया में फार्मर आउटडेटेड तरीके से नहीं, इंडिया में फार्मर अब मशीन्स को यूज करने लग गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, एक्सेट्रा। इससे हुआ क्या अल्टीमेटली, और ये हुआ कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको एग्रीकल्चर मशीन्स खरीदना है, ये तो महंगा आता है, तो गवर्नमेंट बोला कि हम आपको उसको खरीदने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, लोन वगैरह भी एक्सटेंड करेंगे कि आप मशीन्स वगैरह खरीद सको। क्लियर है मेरा बात। तो हम लोग वापस पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट देखने मिला। तो सबसे पहला सर एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया, सर एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया। दूसरा, फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया। अब फार्मर एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस की तरह नहीं देखता है, बल्कि एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखते हैं। HYV सीड्स के कारण लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, और अब फार्मर आउटडेटेड तरीके नहीं, मैकेनाइज्ड हो गया। एग्रीकल्चर हैज बिकम मैकेनाइज्ड, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स यूज होने लगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने मशीन्स खरीदने के लिए फार्मर को क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर दिया। ओके सर, अभी हम लोग को यह पढ़ना है कि बावजूद गवर्नमेंट ने इतना सारा एफर्ट लिया, इंडिया के एग्रीकल्चर में आज भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है, सर सबसे पहला प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन लैंड। देखिए, लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर सकता है ना, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगा, गवर्नमेंट आपको फर्टिलाइजर देगा, HYV सीड्स देगा, उससे लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, लेकिन जो एरिया है लैंड का वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। द नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज सब्सटैंशियली। क्यों? क्योंकि अब लोगों को एग्रीकल्चर केवल सब्सिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लोग के दिमाग में आ रहा है एग्रीकल्चर इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर से प्रॉफिट बनता है, तो नए लोग एग्रीकल्चर बिजनेस में आने लग गए। टू अ लार्ज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज इंक्रीज मार्जिनली। जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ा, और पर कैपिटा कल्टीवेटेड लैंड, दैट इज लैंड पर पर्सन हैज डिक्लाइन। एक आदमी के पास जो लैंड होल्डिंग था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। वापस से बात पढ़ रहे हैं सर, पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। देखिए, एग्रीकल्चर अब कमर्शियल एक्टिविटी बन गया, लोगों को लगने लग गया कि भैया एग्रीकल्चर में भी प्रॉफिट है, तो लोग एग्रीकल्चर बिजनेस में आने लगे। दूसरा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लग गया, तो जो प्रोडक्टिविटी है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, और जो लैंड पर मैन है, मतलब एक एरिया, एक आदमी के पास कितना लैंड है, जो लैंड पर मैन है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड पर मैन, या उसको हम लोग बोल सकते हैं पर कैपिटा कल्टीवेटेड लैंड, वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट सर, लैंड टेन्योर सिस्टम। आपको याद होगा अभी हम लोग पढ़े थे, गवर्नमेंट ने बहुत सारा लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी सिस्टम वगैरह को अबॉलिश किया। इंडिया में जमींदारी सिस्टम को गवर्नमेंट ने खत्म किया, इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया, लेकिन आज भी लार्ज एरिया ऑफ लैंड इनके पास ही है, टेनेंट्स आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड। गवर्नमेंट ने बोला कि रेंट को फिक्स कर देंगे, टेन्योर आपका फिक्स होना चाहिए, लेकिन आज भी टेनेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास आज भी टेन्योर का सिक्योरिटी नहीं, उसको ये नहीं भरोसा है कि लैंड उसके पास कब तक रहने वाला है। उनको आज भी एग्जॉर्बिटेंट हाई रेंट पे करना पड़ता है अपने लैंड पे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जितना भी बेनिफिट्स दिया, जैसे मान लीजिए सब्सिडी वगैरह हो गया, वो अल्टीमेटली पहुंचना चाहिए था पुअर फार्मर को, लेकिन हुआ क्या, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स था, द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सब्सिडी हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने पहले ही अपने पास कॉर्नर कर लिया, पुअर फार्मर तक ये बेनिफिट पहुंचा ही नहीं। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है
प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। सर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर बिजनेस में अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो लैंड पर मैन हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज इंक्रीज मार्जिनली, थोड़ा बहुत ही एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ रहे हैं और लैंड पर मैन तो भैया डिक्लाइन ही हो रहे हैं। सर लैंड टेन्योर सिस्टम का तो सर धज्जिया उड़ गया। जमींदारी सिस्टम को सरकार ने अबॉलिश किया, लेकिन आज भी बहुत सारा लैंड जमींदार लोग ही ओन करते हैं। टेनेंट को आज भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। सर कैसे? उनको टेन्योर का कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज भी उनसे एग्जॉर्बिटेंट हाई रेंट चार्ज किया जाता है, और जितना भी सरकार ने बेनिफिट ऑफर किया, जैसे सब्सिडी देंगे, लोन देंगे, वो सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने पहले ही कॉर्नर कर लिया। ओके नेक्स्ट, ट्रेडिशनल एंड आउटमोटेड टेक्नोलॉजी या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आज भी बहुत सारे फार्मर्स हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, वो आज भी वही बुलक कार्ट वगैरह ट्रैक्टर्स वगैरह में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, HYV सीड्स गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, लेकिन सब्सिडी भी दे रहे हैं, बट फिर भी इंडिया में जो फार्मर का ट्रेडिशनल मेंटालिटी है कि नहीं भैया हमको पुराने तरीके से चलना है, कुछ फार्मर लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में शिफ्ट नहीं हुए। उसके बाद इन एडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिया, देखो रेगुलेटेड मार्केट बनाया, MSP सेटअप किया, बहुत कुछ किया, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आज भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। और ये पूरे पॉइंट को हम लोग प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत डिटेल में सीखे थे। स्टोरेज फैसिलिटी कम है, ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मिडिल मैन आज भी बहुत सारा मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मिडिल मैन बहुत सारे, मार्केटिंग, इस सारा का सारा पॉइंट हम लोग वहां पर बहुत डिटेल में पढ़े थे। अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखना, हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में वीडियो को ऐड कर देगा। तो मार्केटिंग फैसिलिटी में आज भी प्रॉब्लम है। ये भी हम लोग मार्केटिंग चैप्टर में पढ़े थे कि क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड बनाया, रीजनल रूरल बैंक बनाया, बहुत कुछ किया गवर्नमेंट ने। द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट क्या बोला था कि हम फार्मर को चीपली, टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट देंगे। गवर्नमेंट ने उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, रीजनल रूरल बैंक बनाया, लेकिन वही जो हम लोग अभी पढ़े, जितना भी सारा बेनिफिट गवर्नमेंट ने ऑफर किया, वो सारा बेनिफिट लार्ज और रिच फार्मर्स ने पहले ही कॉर्नर कर लिया, पहले उन लोगों ने कॉर्नर कर लिया। ठीक है, एंड देयरफॉर जो बचे हुए फार्मर्स थे जिनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे वर कंपेल्ड कि उनको हाई कॉस्ट पे जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर, उनसे पैसा बोरो करना पड़ा। वापस ये बात समझिएगा, क्रेडिट फैसिलिटी इंडिया में गवर्नमेंट ने, तो देखो गवर्नमेंट का सोच बड़ा अच्छा था कि हम लोग फार्मर को चीप रेट में क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारा स्टेप्स भी लिया। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, नाबार्ड सेटअप किया, रीजनल रूरल बैंक्स बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जो बेनिफिट पुअर फार्मर तक पहुंचना चाहिए था, वो सारे लार्ज एंड रिच फार्मर ने पहले ही कॉर्नर कर लिया, और स्मॉल फार्मर, जितने भी स्मॉल फार्मर टेनेंट लोग थे, उन तक अल्टीमेटली बेनिफिट पहुंचा ही नहीं। तो वो लोग क्या करेगा भाई पैसा के लिए, वो लोग अल्टीमेटली फोर्स हो गया, दे वर कंपेल्ड कि उनको हाई रेट पर जितने भी मनी लेंडर्स थे, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्स, वहां से उनको पैसा लेना पड़ा। ठीक है, एक बार वापस रिकैप करते हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके क्या प्रॉब्लम है। सर सबसे पहला, पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर है लैंड पे। सर इससे क्या हो रहा है, लैंड मैन रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, और जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है वो भी मार्जिनली थोड़ा बहुत ही इंक्रीज कर रहे हैं। सर लैंड टेन्योर सिस्टम का तो धज्जिया उड़ गया। जमींदारी सिस्टम को गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया था, लेकिन आज भी जमींदार लोगों के पास लार्ज एरिया ऑफ लैंड है। गवर्नमेंट ने टेनेंट को बचाने के लिए बहुत सारा मेजर्स किया, लेकिन टेनेंट को आज भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसको आज भी सिक्योरिटी नहीं है कि कितना उसको टेनेंट, कितना पीरियड के लिए उसको लैंड मिलेगा। रेंट आज भी उससे एग्जॉर्बिटेंटली हाई चार्ज किया जा रहा है, और जितना भी बेनिफिट्स था वो लार्ज फार्मर लोगों ने पहले ही कॉर्नर कर लिया। फार्मर्स, आज भी बहुत सारे फार्मर्स है जो आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया था, स्टोरेज, ग्रेडिंग, बट अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। वही चीज लिखा हुआ है, स्टोरेज फैसिलिटी था लेकिन बहुत कम था। ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन का बेनिफिट हर किसी को मिला नहीं। और क्रेडिट फैसिलिटी का बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड तो किया, लेकिन सारा बेनिफिट अल्टीमेटली जितने भी लार्ज फार्मर्स लोग थे उन लोगों ने पहले ही कॉर्नर कर लिया। और टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद यानी कि 1991 के बाद इंडस्ट्रीज का गवर्नमेंट ने क्या किया। हम लोग अभी पढ़े थे कि इंडस्ट्रीज का हालत इंडिया में बहुत खराब था। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना नहीं चाह रहे, उनके ग्रोथ को रेगुलेट किया गया। गवर्नमेंट मेन इन्वेस्टमेंट किया स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में और हेवी इंडस्ट्रीज में। लेकिन 1991 के बाद ये सिचुएशन पूरा बदल गया।
गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, लाइसेंस के सिस्टम को अबॉलिश किया। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगा रखा था, किसी भी नई इंडस्ट्री को चालू करेंगे तो आपको लाइसेंस लगेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। आज केवल 5 ऐसा इंडस्ट्रीज बचा है जिनमें अगर आपको एंटर करना है तो आपको लाइसेंस का रिक्वायर्ड है, अदरवाइज बाकी सब बिजनेसेस में आप बिना लाइसेंस के ऑपरेट कर सकते हो। पढ़ना क्या लिखा हुआ है, द रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर विच रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर to get permission from the government to start a business, close a business, decide production capacity was abolished for almost all the industries except 5। मतलब क्या बोलते हैं कि पहले जो एंटरप्रेन्योर्स का लाइसेंस का रिक्वायरमेंट था, पहले एंटरप्रेन्योर्स को परमिशन लेना पड़ता था ना। अगर आपको किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसी बिजनेस को क्लोज करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अब इस सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज के लिए। 5 ऐसे इंडस्ट्रीज है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिनमें आज भी आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लाइसेंस के सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज के बारे में पोस्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रीज के लाइसेंस के सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सर दूसरा, पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। आपको याद होगा हम लोग ऐसा बात किए थे कि गवर्नमेंट ने, ऐसा हम आपको बता देते एक बार, इंडिया में कानून आया था IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो क्या बोलता था कि इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर में बांट दिया था। शेड्यूल ए में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को रखा जिसमें केवल गवर्नमेंट बिजनेस कर सकते हैं, और वो नंबर था 18 बिजनेसेस थे जो रिजर्व किया गया था केवल गवर्नमेंट के लिए। इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस 18 के नंबर को रिड्यूस कर दिया 3, मतलब अब जो गवर्नमेंट ने अपने लिए 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा था वो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने कर दिया केवल 3। मतलब अब 15 ऐसा नया इंडस्ट्रीज है जिसमें प्राइवेट वाला पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, सम इंडस्ट्रीज को, कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया था फॉर पब्लिक सेक्टर, और कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया था स्मॉल स्केल के लिए, जो हम लोग पहले पढ़े थे। लेकिन नए पॉलिसी के अंडर में ये जो इंडस्ट्रीज, जो पहले 18 इंडस्ट्रीज रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, वो अब हो गया केवल 3 ऐसा इंडस्ट्रीज है जो आज भी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। एक उसमें एटॉमिक एनर्जी है, एक उसमें डिफेंस है, और एक रेलवे है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसको गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा, बाकी सारे इंडस्ट्रीज में बोला कि भैया प्राइवेट वाला आप लोग भी बिजनेस करो। उसके बाद रिलैक्सेशन इन द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। पहले जितने भी मोनोपोली प्लेयर्स थे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स लोग थे, उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री, जितने भी बड़े बड़े, जितने भी मोनोपोली फर्म्स थे, मोनोपोली हाउसेस थे, गवर्नमेंट को डर क्या था कि कोई भी एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा नहीं बन जाए। देखो बड़ा इंडस्ट्री होता है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री में अगर घुसेगा ना तो मार्केट को खराब कर देगा। जैसे आप देख लो रिलायंस है, वो जिस सेक्टर में घुसता है उस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अगर आप एक मोनोपोली फर्म हो, अगर आप एक बड़े बिग फर्म, लार्ज साइज मोनोपोली फर्म हो, अगर आपको कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और किसी भी नए इंडस्ट्री में एक्सपैंड करने के पहले भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ऐसे सारे सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब कोई तरह का आपको प्रायर अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल स्केल पे आज भी गवर्नमेंट का झंडा वही है। गवर्नमेंट ने आज भी स्मॉल स्केल को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को वही पता है कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं, वो लोग रीजनल डिसपैरिटी को कम करते हैं और इनकम इनइक्वालिटी लाते हैं। तो भैया स्मॉल स्केल को तो गवर्नमेंट आज भी हाई प्रायोरिटी में रख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के रोल को भी कम किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने लाइसेंस के सिस्टम को खत्म किया, उसके बाद जो 18 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के लिए रिजर्व था उसको कर दिया 3। फिर गवर्नमेंट देखा कि बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस है जिनमें लॉसेज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट बोला कि जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का, उनको गवर्नमेंट बेच देगा प्राइवेट को। पहले तो 18 में से 18 इंडस्ट्रीज जो पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्व था उसको डी रिजर्व करके कर दिया 3, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनीज है जिनमें सरकार का आज भी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट देख रहे हैं कि अगर उन बिजनेसेस में बहुत लॉस है, उन बिजनेस को गवर्नमेंट अगर चला नहीं पा रहे,
तो गवर्नमेंट क्या बोला कि हम उनको प्राइवेट वालों को बेच देंगे। इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट अपना सारा बिजनेस को तो प्राइवेट को नहीं बेच सकते, तो गवर्नमेंट क्या बोला, कुछ इंडस्ट्रीज को हम डी रिजर्व कर दिए, प्राइवेट अब आप आओ और आप भी उस एरिया में बिजनेस करो, ठीक है। अब बच गया वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ओन्ड है, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज जिनमें बहुत लॉसेज हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट बेच देगा प्राइवेट वाले को, और बाकी जो इंडस्ट्रीज है जिनको प्राइवेट वालों को हम लोग नहीं बेचेंगे उनको गवर्नमेंट रिवाइव करने का, उनका एफिशिएंसी बढ़ाने का गवर्नमेंट ट्राई करेगा। द गवर्नमेंट मेड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर by giving them managerial autonomy and enhancing their financial power। उनको फ्रीडम देने का गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम बाकी बचे हुए इंडस्ट्रीज को फ्रीडम देंगे, ऑटोनॉमी देंगे और उनको फाइनेंशियल पावर देंगे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज हुआ आफ्टर लिबरलाइजेशन। 1991 के बाद इंडस्ट्रीज में ये सारा चेंजेस आपने को देखने मिला। क्या मिला, सबसे पहला सर लाइसेंस के सिस्टम को खत्म कर दिया गया। आज केवल 5 ऐसा इंडस्ट्रीज है जिनमें आपको लाइसेंस का रिक्वायर्ड है। पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, पहले 18 इंडस्ट्रीज रिजर्व किया गया था गवर्नमेंट के लिए, अब उनको रिड्यूस कर दिया 3। मोनोपोली फर्म्स को अगर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन करना था या किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना था तो उसके पहले उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना था, अब अप्रूवल लेने का कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल स्केल को गवर्नमेंट ने आज भी प्रायोरिटी में रखा है, और गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जिनको गवर्नमेंट देख रहा है कि उनमें बहुत लॉसेज है, उनको बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। और बाकी जो इंडस्ट्रीज है जिसमें गवर्नमेंट आज भी अपने ओनरशिप को मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि हम उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, उनको फ्रीडम देंगे, फाइनेंशियल पावर देंगे, ताकि उन बिजनेसेस को ग्रो किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम है। बस लास्ट 2 टॉपिक, इंडस्ट्रीज और छोटा सा ट्रेड है, बस खत्म होने वाले। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला, अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज में कि जो कैपेसिटी है ना वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। जितना कैपेसिटी का मशीन सेटअप किया है, फैक्ट्री सेटअप किया है, वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। सर क्यों अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं? क्योंकि सर उनमें रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, पावर फेलियर हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट का मार्केट में शायद डिमांड ही नहीं है, या फिर लेबर अनरेस्ट है, लेबर कभी स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इसीलिए कैपेसिटी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके क्या प्रॉब्लम है। तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। सर कैपेसिटी यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर या तो रॉ मटेरियल शॉर्टेज पड़ जा रहा है, सर पावर फेलियर हो जा रहा है, लेबर कई बार स्ट्राइक वगैरह कर दे रहे हैं, या उन प्रोडक्ट का या तो डिमांड ही नहीं है। सर दूसरा, सर अगर कैपेसिटी पूरा यूटिलाइज नहीं होगा तो पक्का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना। सर कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ही। तो द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर जनरली हायर देन द इंटरनेशनल। हमारे गुड्स का प्राइस कॉस्ट इंटरनेशनल गुड्स से महंगा होता है। क्या रीजन है? सर वही प्लांट कैपेसिटी पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वेज रेट पब्लिक सेक्टर में पैसा ज्यादा मिलता है तो कॉस्ट बढ़ जाता है, लेबर का प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि बिना काम किए पैसा मिल रहा है, और अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। मैसिव इंडस्ट्रीज खोल के रखा है, मैसिव लोगों को एम्प्लॉयमेंट करके रखा है, उतने लोगों का कोई काम ही नहीं, तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ रहा है। तो बोलता है हमारे जो इंडस्ट्रीज का कॉस्ट है वो हायर है इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ प्राइसेस के कंपैरिजन में। सर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है, सर हमारे यहाँ पे लेबर का प्रोडक्टिविटी कम है, सर हमारे यहाँ पर वेज रेट हायर है, इससे कॉस्ट बढ़ जाते हैं। उसके बाद सर इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लिबरलाइजेशन के बाद क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गया, हम लोग फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने लग गए, तो सारा तरीका हो गया कैपिटल इंटेंसिव मेथड, मतलब लेबर इंटेंसिव से हम लोग शिफ्ट हो गए कैपिटल इंटेंसिव में, और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिला। सर रीजनल इम्बैलेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ लेकिन केवल कुछ स्टेट्स में, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल में, और बाकी जो इंडस्ट्री है जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वो बेसिकली नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड रह गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन किया गया केवल एलीट ग्रुप के लिए। अब प्राइवेट सेक्टर के पास पावर आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रॉफिट कमाना है, तो प्राइवेट वाला प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? खाली उन गुड्स को बनाएगा जो एलीट ग्रुप है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, खाली उनके लिए बनाएगा, और मास कंजम्पशन वाले गुड्स को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया। इंडस्ट्री सेटअप किया गया खाली उन गुड्स को बनाने के लिए जो एलीट ग्रुप के डिमांड को फुलफिल करते हैं।
मतलब हो गया लग्जरी आइटम, सेमी लग्जरी प्रोडक्ट, इन सब चीजों को रैपिडली, इन सब चीजों का इंडस्ट्री सेटअप हुआ। और मास कंजम्पशन गुड्स जैसे टेक्सटाइल, शुगर, ये कहीं ना कहीं पीछे रह गया। ठीक है, एक बार इसको वापस समस्या देखिए क्या बोल रहे हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम है। तो सर सबसे पहला प्लांट कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है। सर प्लांट कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है। सर क्यों अंडर यूटिलाइज है? सर क्यों अंडर यूटिलाइज है? क्योंकि यहां पर हमारे पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज चल रहा है, पावर फेलियर होता ही रहता है। सर लेबर कभी भी अनरेस्ट कर देता है, और जो गुड्स बनाया जा रहा है वो पब्लिक के डिमांड के हिसाब से है ही नहीं। और सर यही रीजन के कारण कॉस्ट भी बढ़ रहा है। सर लेबर प्रोडक्टिविटी कम है, वेज रेट बहुत हाई दिया जा रहा है, प्लांट कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है। ऊपर से हमने क्या किया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में शिफ्ट कर लिया, उससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और बढ़ गया। सर इंडस्ट्रीज ग्रो हुआ लेकिन खाली कुछ स्टेट्स में, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, और कुछ स्टेट्स नॉन इंडस्ट्रियलाइज ही रह गया। और प्रोडक्शन किया गया केवल एलीट ग्रुप के लिए। नए नए इंडस्ट्री सेटअप हुए लेकिन केवल एलीट ग्रुप के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, लग्जरी और सेमी लग्जरी प्रोडक्ट के लिए। और जो मास कंजम्पशन वाले गुड्स थे उनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लास्ट 2 पॉइंट एकदम, अगर आप यहां तक टिका हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फैला दो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड में क्या सर, ट्रेड में तो भयानक चेंज हुआ। देखिए पहले क्या था, लिबरलाइजेशन के पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स। एक्सपोर्ट करता था रॉ, क्योंकि हमारे पास मशीन टेक्नोलॉजी था नहीं, इंडस्ट्रीज हमारे पास उतना था नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। अब ये पूरा चेंज हो गया सर। देयर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये सब डिक्लाइन हो गया। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट गिर गया, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट गिर गया। और एक्सपोर्ट किस चीज का बढ़ा सर? एक्सपोर्ट बढ़ा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। अब हम लोग मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट करने लग गए। सर पहले हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? सर पहले हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर। सर पहले हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल। अब ये सब कम हो गया और अभी एक्सपोर्ट किस चीज का बढ़ गया? सर एक्सपोर्ट अभी बढ़ गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। सर इंपोर्ट का बात करें तो सर पहले इंपोर्ट क्या हो रहा था? इन द पास्ट इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा था? सर इंडिया फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहा था, हम लोग मशीन्स इंपोर्ट कर रहे थे। अब हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? सर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स जैसे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, फिर उसको हम लोग इंडिया में बैठ के रिफाइन कर ले रहे हैं। तो ये बड़ा चेंज हुआ लिबरलाइजेशन के बाद। पहले जो चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अब वो चीज हम लोग इंपोर्ट करने लगे। सर पहले इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा था? सर पहले इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था एग्रीकल्चर कमोडिटी। सर इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा था? सर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल। अब इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? सर अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स। सर पहले इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा था? सर पहले इंडिया इंपोर्ट करता था कैपिटल गुड्स। अब इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स। एंड दिस टेक्स केयर ऑफ चैप्टर नंबर 10 विच इज इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाओ, और हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बाय बाय।